दोस्तों आज हम रियल स्टोरी पर बेस्ड एक एडवेंचर और स्पोर्ट फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे। ये फिल्म 2008 में रिलीज हुई थी जिसकी IMDb पर 7.4 की रेटिंग है। ये कहानी शुरू होती है जर्मनी के आइगर पर्वत से जो 3967 मीटर ऊंचा है, लेकिन कोई भी क्लाइंबर इसकी पीक तक पहुंचने में नाकामयाब रहा है। जब कार्ल और मैक्स नाम के दो क्लाइंबर्स ने नॉर्थ फेस से चढ़ने की कोशिश की तो वो दोनों लापता हो गए। उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश की गई लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पाया और बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद जर्मन सरकार ने उस पहाड़ पर क्लाइंब करना बैन कर दिया। लेकिन 1936 के ओलंपिक्स करीब आने वाले थे, इसीलिए वहां के युद्ध का मानना था कि आइगर पहाड़ सबमिट करने वाला पहला इंसान ओलंपिक का हीरो माना जाएगा। अब हम बर्लिन के न्यूज रूम में कुछ पत्रकारों को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे कि आइगर पहाड़ चढ़ने वाला पहला इंसान कोई जर्मन होना चाहिए। तभी एक पत्रकार कहता है कि मैंने एंडी और टॉनी नाम के दो क्लाइंबर्स के बारे में सुना है, वो दोनों पहाड़ चढ़ने में माहिर हैं। हम लोग उन्हें अप्रोच करके अपने न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बना सकते हैं। उस वक्त लुइस नाम की एक फोटो जर्नलिस्ट भी उनके पास बैठी थी जो टॉनी और एंडी को बचपन से जानती थी। फिर एडिटर चीफ लुइस को टॉनी और एंडी से बात करने टाउन भेजता है। वहीं हम टॉनी और एंडी को माउंट ब्रिगेड के ऑफिस में टॉयलेट साफ करते हुए देखते हैं जिन्हें कर्फ्यू तोड़ने के लिए पनिश किया गया था। अब जब ये दोनों घर आते हैं तो देखते हैं कि लुइस उनका इंतजार कर रही है, जिसे देखते ही एंडी खुश होकर उसे हक कर लेता है। अब वह टॉनी से मिलती है और हमें पता चलता है कि ये दोनों पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन लुइस जॉब करने के लिए गांव छोड़कर शहर चली गई थी। अब ये तीनों एक बार में जाते हैं और लुइस बताती है कि ओलंपिक्स करीब आ रहे हैं, इसीलिए कुछ क्लाइंबर्स आइगर पहाड़ चढ़कर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये काम तुम दोनों सबसे पहले करो ताकि पूरा जर्मनी तुम्हें और तुम्हारे काम को सम्मान की नजरों से देखे। एंडी इस काम के लिए फट से मान जाता है। तभी टॉनी कहता है कि तुमने मैक्स और कार्ल के बारे में तो सुना ही होगा, वो दोनों फर्स्ट क्लास क्लाइंबर होते हुए भी पीक तक नहीं पहुंच पाए थे। वहां बहुत खतरा है, इसीलिए मैं ये पहाड़ नहीं चढ़ूंगा। लेकिन अगले दिन टॉनी अपना मन बदल लेता है और उस पहाड़ पर क्लाइंब करने के लिए राजी हो जाता है। अब ये दोनों छुट्टी लेने ऑफिस में जाते हैं, लेकिन उनका ऑफिसर छुट्टी देने से साफ मना कर देता है। लेकिन टॉनी और एंडी पहाड़ चढ़ने का मन बना चुके थे, इसीलिए ये दोनों अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं और अपनी साइकिल उठाकर वहां से अपने घर आ जाते हैं। अब ये लोग घर आकर अपना सामान पैक करते हैं और साइकिल से ही स्विट्जरलैंड के लिए निकल जाते हैं, जो इनके गांव से 700 किलोमीटर दूर था। वहीं दूसरी तरफ लुइस और उसके बॉस को पता चलता है कि दो ऑस्ट्रियन क्लाइंबर्स आइगर माउंटेन पर चढ़ाई करने वाले हैं, इसीलिए वह उनका इंटरव्यू लेने लुइस के साथ ट्रेन से स्विट्जरलैंड आ जाता है और ये लोग एक फर्स्ट क्लास होटल में स्टे करते हैं। उधर टॉनी और एंडी 2 दिन के सफर के बाद स्विट्जरलैंड पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ कुछ प्रोफेशनल क्लाइंबर्स पहले से ही डेरा डाले हुए हैं, जिसके बाद ये लोग भी अपना टेंट लगाना शुरू करते हैं। फिर शाम होने पर ये लोग ऑस्ट्रियन क्लाइंबर्स एडी और बिली से मिलते हैं और साथ में डिनर करते हैं। अब सुबह होते ही टॉनी क्लाइंबिंग की तैयारी करने लगता है। ये लोग प्लान करते हैं कि पहले वे खाना और कुछ जरूरी सामान लेकर पहाड़ पर चढ़ेंगे और उसे सुरक्षित जगह रखकर वापस आ जाएंगे। जब ये लोग नीचे आते हैं तो देखते हैं कि लुइस और उसका बॉस क्लाइंबर्स का इंटरव्यू ले रहा है। लुइस यहाँ एंडी और टॉनी को देखकर सरप्राइज हो जाती है क्योंकि टॉनी ने यहाँ आने से मना किया था। अब चीफ एडिटर उन दोनों क्लाइंबर्स को अपने साथ डिनर पर इनवाइट करता है और ये सभी लोग साथ में खाना खाते हैं। यहाँ से जाने से पहले टॉनी लुइस से मिलता है और उसे वह डायरी देता है जिसे क्लाइंबिंग के समय वह अपने साथ रखता था, लेकिन इस बार उसका लौटना कंफर्म नहीं था, इसीलिए वह नहीं चाहता था कि अगर कल को उसे कुछ हो जाए तो उसकी सारी यादें भी मिट जाएं। अब लुइस उसे किस करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे वापस लौटने का इंतजार करूंगी। फिर वह बाहर जाकर एंडी को जगाता है और कहता है कि मौसम बिल्कुल साफ है, हमारे कॉम्पिटिटर से आगे निकलने का यही सबसे अच्छा टाइम है। जिसके बाद ये दोनों रात में ही चढ़ाई शुरू कर देते हैं। तभी ऑस्ट्रियन क्लाइंबर्स भी जाग जाते हैं और वे भी इनके पीछे आने लगते हैं। अब सुबह होने तक ये लोग उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां इन्होंने अपना सामान रखा था। अब जब एंडी पीटॉन फिक्स कर रहा होता है तभी कुछ पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगते हैं, जिनमें से एक पत्थर उस ऑस्ट्रियन क्लाइंबर हेनरी के सर में लगता है और वह काफी जख्मी हो जाता है। उसका पार्टनर एडी वापस नीचे चलने के लिए कहता है, लेकिन ऑस्ट्रियन टीम को मिलिट्री द्वारा
स्पॉन्सर किया गया था, इसीलिए ये दोनों खाली हाथ वापस नहीं लौट सकते थे। फिर एंडी उन्हें अपने पीछे आने से मना करता है और कहता है कि तुम लोग किसी दूसरे रास्ते से क्लाइंबिंग करो, लेकिन ये लोग उसी रास्ते से पीछे आते हैं। अब 2800 मीटर ऊपर आने पर उन्हें एक और मुश्किल का सामना करना पड़ता है। दरअसल यहाँ से सीधे ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उन्हें पहाड़ के दूसरी साइड से चढ़ना होगा। फिर एंडी को एक सॉल्यूशन मिलता है और वह रस्सी से लटककर माउंटेन के दूसरी साइड जाने की कोशिश करता है ताकि वह उस तरफ रस्सी बांधकर एक नया रास्ता बना सके। हालांकि 3000 मीटर की ऊंचाई पर रस्सी से लटकना काफी रिस्की काम था। एक छोटी सी गलती एंडी की जान ले सकती थी, लेकिन वह किसी तरह माउंटेन के दूसरी तरफ पहुंच जाता है और वहां से रस्सी बांधकर नया रास्ता बना लेता है। जिसके बाद टॉनी उन ऑस्ट्रियन क्लाइंबर्स को भी अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है और अब ये चारों लोग साथ में आगे बढ़ते हैं। अब जब एंडी रस्सी वापस खींचने लगता है तभी टॉनी उसे ये रस्सी यहीं छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि अगर बाई चांस उन्हें वापस लौटना पड़ा तो वे इस रास्ते से नीचे उतर सकते हैं। लेकिन एंडी को पूरा भरोसा था कि वो लोग समिट तक पहुंच जाएंगे, इसीलिए वह उस रस्सी को निकाल लेता है। अब चारों क्लाइंबर्स चढ़ते चढ़ते सेकंड आइस वॉल तक पहुंच जाते हैं, जो 3100 मीटर की ऊंचाई पर थी। अब शाम के 8 बज चुके थे, इसीलिए ये लोग आराम करने के लिए एक लगभग 2 मीटर चौड़ी क्लिफ में रुकते हैं। टॉनी कहता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम कल चढ़ाई पूरी कर लेंगे। अब अगली सुबह जब इनकी नींद खुलती है तो इन्हें काफी ठंड का सामना करना पड़ता है, साथ ही इनके आसपास घना कोहरा जम चुका था। टॉनी समझ जाता है कि यहाँ कभी भी बर्फीला तूफान आ सकता है, इसीलिए वे सभी बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। लेकिन बिली की हालत काफी बिगड़ चुकी थी, उसके सर से खून बह रहा था, इसीलिए उसे ऊपर चढ़ने में काफी परेशानी हो रही थी। उधर सभी पत्रकार दूरबीन से उन पर नजर रखे हुए थे। अब क्लाइंबिंग करते समय एंडी को एक बर्फ में दबा हुआ बैकपैक मिलता है, जो उनसे पहले यहाँ आए क्लाइंबर्स का था। एंडी को लगता है कि इसके अंदर उनके जरूरत का सामान होगा, इसीलिए वह खोदना शुरू करता है। टॉनी भी उसकी मदद करता है। फिर बाद में इन्हें पता चलता है कि ये कार्ल या मैक्स में से किसी एक की बॉडी है, जो उनसे पहले यहाँ क्लाइंबिंग करने आए थे। जिसके बाद ये तीनों उस माउंटेनियर की बॉडी को बाहर निकालते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते हैं। जिसके बाद उसकी बॉडी को एक बैग में रखकर पहाड़ से नीचे धकेल देते हैं। अब ये लोग अपनी जर्नी फिर से शुरू करते हैं और 3350 मीटर के एल्टीट्यूड पर पहुंच जाते हैं, जो सेकंड आइस बॉल की तुलना में काफी स्टीप था। इसीलिए चारों क्लाइंबर्स एक दूसरे को रस्सी से बांधकर चढ़ाई करते हैं, लेकिन अब उन्हें ऊपर चढ़ने में काफी मुश्किल हो रही थी। उधर बिली, जिसके सर में चोट लगी थी, वह काफी थक चुका था। तभी क्लाइंब करते समय वह अपनी ग्रिप लूज कर देता है और फिसल कर नीचे गिर जाता है। उसके साथ एडी भी नीचे गिरता है। तभी बिल का पैर एक दरार में फंस जाता है और वह दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हालांकि टॉनी और एंडी अभी भी रस्सी संभाले हुए थे। अब एडी रस्सी से ऊपर चढ़कर बिली तक पहुंचता है और देखता है कि उसका पैर क्लिफ में फंसकर टूट चुका है, यानी कि अब चारों का एक साथ टॉप पर पहुंचना इम्पॉसिबल था। अब टॉनी और एंडी के पास दो रास्ते थे, या तो वे ऑस्ट्रियंस को छोड़कर समिट की तरफ बढ़ें या फिर बिली को लेकर नीचे जाएं। एंडी कहता है कि हम यहाँ समिट के लिए आए हैं, इसीलिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। टॉनी कहता है कि बिली को डॉक्टर की सख्त जरूरत है, वरना खून बहने से उसकी जान चली जाएगी, इसीलिए हम उसे लेकर नीचे जाएंगे। एंडी कहता है कि हम पीक के बहुत नजदीक हैं, अगर आज हम वापस चले गए तो शायद कभी जिंदगी दोबारा ये मौका ना दे। टॉनी एंडी को समझाता है कि यहाँ दो इंसानों की जान का सवाल है और कोई भी समिट इंसानियत से बढ़कर नहीं होता, इसीलिए वे आखिर में बिली को नीचे ले जाने का फैसला करते हैं। अब शाम होते होते यहाँ तेज बर्फबारी होने लगती है। फिर ये लोग एक दरार में रुककर रात बिताते हैं और अगली सुबह फिर से बिली को नीचे उतारने की कोशिश शुरू हो जाती है। लेकिन मौसम के हालात काफी बिगड़ चुके थे और धीरे धीरे उनके चारों तरफ बर्फ जमने लगती है। पूरे दिन में ये लोग केवल कुछ मीटर ही नीचे आ पाते हैं। अब अंधेरा होने से पहले ये सब 3170 मीटर के एल्टीट्यूड पर रुक जाते हैं। यहाँ आते आते इनकी सभी सप्लाईज भी खत्म हो चुकी थी और तूफान भी थमने का नाम नहीं ले रहा था। उधर लुइस एंडी और टॉनी को लेकर काफी परेशान हो रही थी।
इसीलिए वह आइगरवेंड स्टेशन पहुंचती है जो 2865 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया था। वह यहाँ से एंडी और टॉनी को जोर जोर से आवाज देती है। एंडी उसकी आवाज सुन लेता है और कहता है कि हम जल्दी ही नीचे आ रहे हैं। अब ये लोग जल्दी ही उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहाँ से इन्हें पहाड़ के दूसरी तरफ जाना है, लेकिन उस तरफ जाने के लिए रस्सी नहीं थी जिससे टॉनी ने एंडी को खोलने से मना किया था। अब एंडी फिर से रस्सियों को दूसरे छोर पर बांधने की कोशिश करता है, लेकिन अब पहाड़ पर बर्फ जम चुकी थी और बार बार प्रयास करने के बाद भी वह ग्रिप नहीं बना पाता। टॉनी कहता है कि अगर हम ऐसे तूफान में यहाँ रुके तो ठंड से जमकर मर जाएंगे, इसीलिए हमें सीधे ही नीचे उतरना होगा। अब ये लोग इंजर्ड विली को सबसे पहले नीचे उतारना शुरू करते हैं। इससे पहले कि विली नीचे आ पाता तभी अचानक ऊपर से एवेलांच आ जाता है जो एंडी को अपनी चपेट में ले लेता है, जिसके बाद ऑस्ट्रियन क्लाइंबर का सर पत्थर से टकराता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उधर एंडी चोट लगने से बेहोश हो चुका था और बिली भी उसी रस्सी से नीचे लटका हुआ था। हालांकि टॉनी अकेले अभी भी उस रस्सी को पकड़े हुए था। थोड़ी ही देर में एंडी को होश आ जाता है और वह रस्सी के सहारे फिर से ऊपर चढ़ने लगता है। अब वह देखता है कि दूसरे ऑस्ट्रियन क्लाइंबर की भी मौत हो चुकी है। उधर जिस लास्ट पीटॉन से रस्सी बंधी हुई थी वह भी बाहर आने लगती है। टॉनी उसे बार बार फिक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी जानता था कि एक सिंगल पीटॉन 4 क्लाइंबर्स का वजन नहीं रोक सकती। इस कोशिश में उसके दोस्त की भी जान जा सकती है, इसीलिए वह टॉनी को बचाने के लिए चाकू से रस्सी को काट देता है और अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। ये देखकर टॉनी फूट फूट कर रोने लगता है। वह समझ नहीं पाता कि अब वह क्या करे। फिर टॉनी ठंड से बचने के लिए अपना स्लीपिंग बैग बाहर निकालता है ताकि वह यहाँ रुककर रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार कर सके, लेकिन हड़बड़ाहट में उससे वह बैग भी नीचे गिर जाता है और अब उसके पास ठंड से बचने का कोई रास्ता नहीं था। अब टॉनी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी लुइस उसकी आवाज सुन लेती है और वह टॉनी को बचाने के लिए नीचे से रेस्क्यू टीम को बुला लाती है। ये लोग टनल वाले रास्ते से होते हुए आगे बढ़ते हैं और जल्दी ही इन्हें टॉनी की लोकेशन का पता चल जाता है, लेकिन इस तेज तूफान में उसे रेस्क्यू कर पाना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए ये लोग तूफान के थमने का इंतजार करते हैं। उधर टॉनी कह रहा था कि प्लीज मुझे लेने वापस आ जाओ, मैं मरना नहीं चाहता। फिर लुइस टॉनी के नजदीक जाती है और कहती है कि तुम अकेले नहीं हो, हम सुबह होते ही तुम्हें रेस्क्यू कर लेंगे। और वह खुद भी उस तूफान में रात भर बाहर बैठी रहती है। अब जब सुबह होती है तो तूफान थम चुका था। रेस्क्यू टीम एक बार फिर टॉनी को बचाने की कोशिश में जुट जाती है। टॉनी रात भर की ठंड झेलने के बाद अभी भी जिंदा था, हालांकि उसका चेहरा काला पड़ चुका था और हाथ पैर पूरी तरह जम चुके थे, लेकिन रेस्क्यू टीम अभी भी उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसीलिए वे उसे एक रस्सी नीचे फेंकने के लिए कहते हैं, लेकिन मुसीबत ये भी थी कि टॉनी के पास इतनी लंबी रस्सी नहीं थी। जिसके बाद रेस्क्यू टीम उसे रस्सी को खोलकर एक लंबी रस्सी बनाने के लिए कहती है। हालांकि टॉनी के लिए हाथ भी हिला पाना मुश्किल हो रहा था। वह फिर भी अपने दांतों से रस्सी को खोलता है और उसे बड़ी मुश्किल से जोड़कर नीचे फेंकता है। अब रेस्क्यू टीम एक मजबूत रस्सी को उसमें बांधकर ऊपर भेज देती है, लेकिन ये लोग ऊंचाई का सही अनुमान नहीं लगा पाते और 2 रस्सियों को जोड़ने पर भी उसकी लंबाई कम पड़ जाती है, जो ग्राउंड से अभी भी कई मीटर ऊपर थी। उधर टॉनी सब कुछ फिक्स करके धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। लुइस उसे नीचे आता देख बहुत खुश होती है। अब जब वह ग्राउंड से कुछ मीटर ऊपर होता है तभी रस्सी में लगी नॉट उसके हुक में फंस जाती है और वह नीचे नहीं आ पाता। इधर ऊंचाई पर होने के कारण रेस्क्यू टीम भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाती। अब नीचे उतरने का एक ही तरीका था कि टॉनी किसी तरह खुद ही उस नॉट को निकाल ले, लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरह जम चुकी थी और काफी कोशिश करने के बाद भी वह नीचे नहीं आ पाता। अब वह उस रस्सी के सहारे बीच में ही लटके हुए था। तभी लुइस थोड़ा ऊपर जाकर टॉनी का हौसला बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके लिए अपने हाथ हिला पाना भी मुश्किल हो रहा था। टॉनी कहता है कि लुइस मुझे बहुत ठंड लग रही है और तभी वह अपनी आखिरी सांस लेते हुए दम तोड़ देता है। लुइस के सामने हुई ये घटना उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल था। वह लुइस को पसंद करती थी और पूरी लाइफ उसके साथ बिताना चाहती थी,
लेकिन वह चाहकर भी टोनी को नहीं बचा पाई और ये दर्दनाक हादसा इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। अब मूवी के लास्ट में बताया जाता है कि लुइस ने अपनी जॉब छोड़ दी और उसने अपने ही टाउन में फोटोग्राफी का काम शुरू कर दिया। फिर 1938 में टोनी और एंडी के रूट को फॉलो करते हुए ऑस्ट्रियन और जर्मन क्लाइंबर्स ने मिलकर आइगर माउंटेन को सबमिट किया और इसी के साथ ये सच्ची कहानी एंड होती है। तो दोस्तों ये थी कहानी नॉर्थ फेस मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।